अलाइड एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। इसमें एनिमल रेयरिंग आता है, फिशरी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइवर्सिफाई करने में, फार्मर की इनकम को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और कंट्रीब्यूट करने में नेशन की फूड सिक्योरिटी और नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में। ये ये हमें हेल्प करता है मूव करें हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप में हम रेस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड है, उससे बियॉन्ड मूव करके ये हमें एक स्कोप देता है। इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग की बात करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट सब सेक्टर है इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। ये कंट्रीब्यूट करता है 28.5% एग्रीकल्चर जीडीपी में और 5% कंट्री की जीडीपी में। नियरली इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है हमारे पास। 53 करोड़ एनिमल्स है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मिल्क का ग्लोबली। करंट स्टेटस की बात करेंगे लाइव स्टॉक में तो जीवीए में नियरली 30% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर के जीवी में, और टोटल हमारी जीडीपी में 5% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोगों को लाइव स्टॉक जो है 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम फर्स्ट रैंक पे है। ग्लोबल जितना प्रोड्यूस होता है उससे 25%, 1/4 जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। 240 मिलियन टन हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। पर कैपिटा जो कंजप्शन है इंडिया में, पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन और अवेलेबिलिटी है वो है 471 ग्राम। ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे एग में, हम सेकेंड पे आते हैं। 142 मिलियन 14 करोड़ एग प्रोड्यूस हुए थे फाइनेंशियल ईयर 24 में। पर कैपिटा एग पर पर्सन एग की अवेलेबिलिटी 103 है। एक साल में 103 एग अवेलेबल है पर पर्सन के लिए। मीट के प्रोडक्शन में हम फिफ्थ पे आते हैं ग्लोबली 2022 के हिसाब से। ठीक है। इंडिया जो है 10 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है मीट इसने फाइनेंशियल ईयर 24 में। पोटेंशियल और चैलेंज लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे फॉर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला है पोटेंशियल क्या है, ये 8 करोड़ फैमिलीज को सपोर्ट करता है। 30% जो है एग्री जीवीए में और 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये लाइवलीहुड सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। इसका मल्टी फंक्शनल रोल है, मतलब ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, फूड, डंग, मैन्योर, बायोफ्यूल। ठीक है। उसके अलावा एक्सपोर्ट में ये कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो ओवर 3.7 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में। एक्सपोर्ट ओवर 3.7 लाख करोड़। उसके बाद इशू और चैलेंजेस की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लो है, इंडिया की प्रोडक्टिविटी लो है, और हेल्थ एंड वेटरनरी डिफिशियंसी है, डिजीज है जैसे कि सेप्टिसेमिया, फूट एंड माउथ डिसीज है, ब्रुसेलोसिस है, जूनोटिक डिसीज बढ़ रही है। उसके अलावा इनएडिक्वेट वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इश्यूज है उसके, फॉडर डेफिसिट है, 5% कल्टिवेबल लैंड है जो फॉडर के लिए है। ग्लोबली जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है उसकी 11% हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ 5% एरिया जो है लाइव स्टॉक के लिए एट्रीब्यूटेड है। लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करते हैं 13% जो ग्लोबल, 15% ग्लोबल जो मीथेन एमिशन होता है उसमें 15% लाइव स्टॉक एमिशन करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल और रीजनल गैप है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका रीजनल डिस्पैरिटी है। किसी रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन अच्छा है तो किसी रीजन में बहुत ही लो है पेनिट्रेशन। रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रमोट करना है, जहाँ फार्मिंग एग्रीकल्चर को और अगर अदर अलाइड एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके करें। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, मार्केट एक्सेस और वैल्यू चेन होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हो उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना चाहिए उसका। ठीक है। सप्लाई चेन रेजिलियंस होनी चाहिए। उसके अलावा लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी होनी चाहिए, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, डेडिकेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, रीजन स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग और एनहांसमेंट होना चाहिए। उसके अलावा डिजीज़ की प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। और डिसीज सर्विलांस मैकेनिज्म होना चाहिए और मोबाइल वेटरनरी सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फिशरी सेक्टर। तो इंडिया प्रोसेस करता है डाइवर्स फिशरी रिसोर्स, प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ फिशरमैन को, फिश फार्मर को। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 175 लाख टन का फिश प्रोडक्शन हुआ 2023 में। 9% एनुअल ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं। ग्लोबल एवरेज जो ग्रोथ रेट है हायर देन द ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 2.5 है, और हमारा जो है 9% का एनुअल ग्रोथ रेट है। श्रिम्प एक्सपोर्ट जो है वो डबल हुआ है 10 साल के अंदर। श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट जो है वो डबल हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये है हेल्प करते हैं एड्रेस करने में, जो फिश प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, टेक्नोलॉजी में, अडॉप्शन में, पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, और फिशरी का वेलफेयर है, फिशर्स का वेलफेयर है। इसमें जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको अटेन करने में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट देता है 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जीवीए में 1% है।
एग्रीकल्चर जीडीपी में 7% है, हमारी जीडीपी में 1% है। एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। फिशरी में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 75% प्रोडक्शन जो होता है हमारे यहाँ फिशरी का वो इनलैंड होता है। की चैलेंजेस क्या है, एक तो पॉवर्टी है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है, इनकम गैप है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। 90% जो फिशर्स है वो कैच करते हैं ओनली 10%, और जो 10% है वो 90% कैच करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ट्रॉलिंग, जो डीप ट्रॉलिंग टेक्निक होती है, डीप ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी और ट्रॉलर्स होते हैं वो उनके पास है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल डैमेज, 10 केजी बाइकेज जो है उससे पर 1 केजी श्रिम्प्स रिटेन करता है। 10 केजी जो बाइकेज होता है पर 1 केजी श्रिम्प्स, 1 केजी हम श्रिम्प एक्सट्रैक्ट करने में 10 केजी बाइकेज आता है उसमें। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ले आते हैं श्रिम्प्स करने के टाइम पे, जो जिसको हमें लाना नहीं होता, उनकी जो है लॉस हो जाती है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। उसके अलावा डिसीज का आउटब्रेक होता है, 25% एनुअल लीड जो है लॉस हो रही है पैथोजन के इस कारण। फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन है, स्टेट का पैचवर्क है लॉस का और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में। उसके अलावा बात रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड करना है, हमें एक्सटेंशन सर्विस देनी है, मत्स्य सेवा केंद्र होने चाहिए, सागर मित्रा। उसके अलावा एनहांस करना है वैल्यू एडिशन को, प्रमोट करना है एक्वाकल्चर को, ठीक है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। उसके अलावा प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करना है, फाइनेंस फैसिलिटी इंप्रूव करनी है, फॉस्टर करना है एग्रीगेशन को, मतलब कि ब्लू फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए उनका ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है, पॉलिसी रिफॉर्म होनी चाहिए, हार्मोनाइज करना है रेगुलेशन को यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के से। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो होता है पर किलोग्राम ऑफ फिश कैच में, इंडियन फिशरी में वो 17% लेस है ग्लोबल एवरेज से। स्ट्रेटेजी एड्रेस करके, ये चैलेंज को एड्रेस करके हमें टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसीज में। इंडिया जो है रियलाइज कर सकता है अपना जो एम्बिशियस गोल है सस्टेनेबल और प्रॉस्परस ब्लू इकोनॉमी का फॉर द जनरेशन टू कम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो होता है ये हॉलिस्टिक अप्रोच होती है जो कंबाइन करती है इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फिशरी सिंगल फार्म में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट पे कहाँ जहाँ कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता, वेस्ट जो है ना ओनली मिसप्लेस्ड होता है, मिसप्लेस किया जाता है, इज ओनली अ मिसप्लेस्ड रिसोर्स। जो एक सिस्टम है जहाँ मान लो ये एग्रीकल्चर यहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, साथ ही साथ जो है ना यहाँ है ना वाटर लॉगिंग हो रही है, वाटर लॉगिंग कारण यहाँ फिशरी एक्टिविटी हो रही है, तो फिशरी जो एक्सट्रैक्ट वो निकलेगा, एक्सट्रैक्ट निकलेगा, ठीक है, जो फिशरी का एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया जाएगा, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होगा वो फिश द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ कोई वेस्ट जनरेट नहीं होगा, और जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो जनरली है ना एज अ रिसोर्स वर्क करेगा अदर जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट एनिमल हस्बेंड्री, पिगरी, पोल्ट्री, डकरी, फिशरी, वेस्ट मैनेजमेंट में वर्मी कंपोस्टिंग, एपियरी मॉडल, हॉर्टिकल्चर करेंगे, पिगरी करेंगे, फिशरी करेंगे, क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप करेंगे, ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा मॉडल की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर करेंगे, साथ में डकरी करेंगे, फिशरी करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप करेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे, एपियरी करेंगे। क्रॉप कल्टीवेशन क्या होता है, यहाँ प्लांटेशन होता है, फ्रूट का कल्टीवेशन और मशरूम कल्टीवेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, मार्जिन और स्मॉल फार्मर के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इनकम स्टेबिलिटी देता है, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, फर्टिलाइजर्स और केमिकल के कॉस्ट को रिड्यूस करता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देता है, एनवायरमेंट जनरेशन देता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देता है, वेस्ट को मिटिगेट करता है, रिस्क मिटिगेशन में हेल्प करता है, ऑप्टिमाइज करता है लैंड यूज, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है प्रॉमिसिंग अप्रोच है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को। ये रिसाइकल करता है जो फार्म के बाई प्रोडक्ट है उनको रिसाइकल करता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है अवेलेबल रिसोर्स का, और इंश्योर करता है कि इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। एग्रीकल्चर के सब्सिडीज़ की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर को, एग्री बिजनेस ओनर को, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सप्लायर को, ताकि उनका जो फार्मिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम सपोर्ट कर सके। रैशनल क्या है, सब्सिडी जो है क्रुशियल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, फार्मर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, बेनिफिट करती है वर्कर को अक्रॉस द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। रैशनल क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है मार्केट अनसर्टेनिटीज़ के अगेंस्ट, प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और क्लाइमेट चेंज आता है उससे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, बूस्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, इनकम को हेल्प करता है, अडॉप्ट करने में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करता है, यील्ड इंप्रूव करने में हेल्प करता है, एड्रेस करता है मार्केट के फेलियर को, गवर्नमेंट ये मार्केट में प्राइस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फेयर प्राइस इंश्योर करता है, और सोशल वेलफेयर में हेल्प करता है, रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, इक्विटेबल एक्सेस देता है एसेंशियल इनपुट का, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रेस सेल जो करते हैं फार्मर उनको प्रिवेंट करता है, और जो फार्मर सुसाइड हो रही है उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। टाइप ऑफ सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो होते हैं ब्रॉडली कैटेगराइज होती है कैसे वो डिलीवर की जा रही है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट सब्सिडी होती है ये जैसे कि पीएम किसान, यहाँ डायरेक्ट 6,000 रुपये एनुअली दिए जाते हैं तीन तीन इंस्टॉलमेंट में। उसके अलावा फार्म लोन वेवर दिया जाता है, उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो फर्टिलाइजर के लिए दिया जाता है,
ये डिलीवरी होता है फार्मर को, जो वेरीफाई किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल पे, मशीन पे, रिड्यूस करने के लिए लीकेज। तो ये डायरेक्ट अगर फार्मर के अकाउंट में दिया जा रहा है तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया और डायरेक्ट सब्सिडी हो गया। इनडायरेक्ट सब्सिडी में फर्टिलाइजर की सब्सिडी, अगर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को दिया जाए, इंडस्ट्रीज को दिया जाए, गवर्नमेंट जो है ना फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी जैसे यूरिया की, ठीक है, वो इसकी देती है। उसके अलावा पावर और इरिगेशन में सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, सीड और क्रेडिट सब्सिडी देती है। उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस देती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। ये ऑफर करती है सब्सिडाइज प्रीमियम, गवर्नमेंट ऑफर करती है प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर को अगेंस्ट द क्रॉप लॉस। ये सब जो है इनडायरेक्ट सब्सिडीज है। डायरेक्ट सब्सिडी वो जो फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट आ गई, इनडायरेक्ट सब्सिडी जो फार्मर को नहीं देते, जहाँ से फार्मर बेनिफिट अवेल कर रहे हैं वहाँ बेनिफिट, वहाँ जो है सब्सिडी ट्रांसफर करके फार्मर को है ना सब्सिडाइज रेट में चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट सब्सिडी बोलते हैं। इश्यूज़ क्या है सब्सिडीज़ के साथ, तो इशू एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम के साथ ये एम करता है सपोर्ट करना है फार्मर को, इंश्योर करना है फूड सिक्योरिटी को। इससे वेरियस डिस्टॉर्शन होते हैं। पहला कई सारे डिस्ट्रक्शन, सबसे पहला इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, रिसोर्स का डिप्लीशन होता है, क्योंकि रिसोर्स जो है कम कॉस्ट में मिल जाती है तो उसका ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, एक्सेसिव यूज़ होता है केमिकल का और डिमिनिश्ड रिटर्न होता है इससे। ये एमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ जाता है। WTO रिलेटेड इशूज़ है, जैसे कि सब्सिडी देते हैं तो वहाँ कंप्लायंस ये हम इंडियन सब्सिडी रिजिम जो है फेस करती है नॉन कंप्लायंस का इशू, जो हमारे एक लिमिट, एक क्राइटेरिया है कि इतने तक हम वो कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, उसको ब्रीच करने का चांसेस है, डिस्टॉर्ट करता है क्रॉपिंग पैटर्न को, मार्केट इनएफिशिएंसी प्रमोट करता है, सब्सटेंशियल फिजिकल बर्डन बढ़ता है इससे और कंस्ट्रेन करता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, इनइक्विटेबल बेनिफिट करता है, इसका इनइक्विटेबल बेनिफिट होता है, एक्सेसिबिलिटी करता है एग्रेरियन डिस्ट्रेस को, क्योंकि ये हम सब्सिडीज जो दे रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को हेल्प नहीं करता है। इससे हमारा जो कैपिटल बढ़ेगा वो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, क्वालिटी एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है और ये ओवरऑल जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसे बर्डन बढ़ा रहा है। अब सजेशन क्या है सब्सिडी रिफॉर्म के लिए? डिबेट है सब्सिडी रिफॉर्म जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड ये एग्रीकल्चर को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए वर्क करना चाहिए, इक्विटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए और मिटिगेट करना चाहिए। एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है इसका मोटिव मेन इंटेंट होना चाहिए कि ये मिटिगेट करे जो डिस्टॉर्शनिस्ट इफेक्ट है और डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट है उसको कम करे। तो हमें रैशनलाइज करना है जो इनपुट सब्सिडी है उसको डीबीटी से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रैशनलाइज करना है। डायरेक्ट रैशनलाइज करना है इनपुट सब्सिडी को विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि डायरेक्ट जो इनपुट सब्सिडी हम देते हैं इससे क्या होता है कॉस्ट कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है तो ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, ओवर एक्सप्लोटेशन होता है रिसोर्स का, जैसे कि फर्टिलाइजर जो है ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं लोग फार्मर। उसके अलावा जो है वाटर का एक्सट्रैक्शन, पावर जो है फ्री सप्लाई हो जाती है पावर की, तो अगर ग्राउंड उसके क्या होता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाता है। दूसरा ट्रांजिशन करना है तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है और रिसर्च पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, स्ट्रेंथन करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, सस्टेनेबल कल्टीवेशन को एड्रेस करना है, इंडेटेडनेस और कॉस्ट को, ठीक है। और बैलेंस्ड अप्रोच है वो जरूरी है अचीव करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ विदाउट अंडरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट जो है उसे नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करना है। गवर्नमेंट को है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है पर इसका क्वालिटेटिव एडवांसमेंट नहीं होता है, इससे लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव नहीं होता है। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे अल्टीमेटली जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, प्रोसेसिंग के जो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ेगी और एग्रीकल्चर जो है वो रिम्यूनरेटिव बनेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ट्रांसफॉर्म जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये एक रिफॉर्म है, ये रिप्लेस करेगा प्राइस सब्सिडी जो डायरेक्टली ट्रांसफर की जाती है फाइनेंशियल बेनिफिट के फॉर्म में टू आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी, ये बाइफर्स करेगा इंटरमीडियरीज को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट है ये फार्मर है, इनके बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट यहाँ बेनिफिट ट्रांसफर फार्मर को कर दे रही है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी रिफॉर्म इनिशिएटिव, सबसे पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, उसके अलावा वन नेशन वन फर्टिलाइजर होना चाहिए, नैनो यूरिया का प्रमोट करना चाहिए, पीएम प्रणाम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए है। उसके अलावा नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया, इससे क्या होगा कि जो यूरिया है उसका जो लैंड में मिक्सिंग होगी, सॉइल में मिक्सिंग होगी और डिजोल्यूशन होगा वो स्लो होगा, ठीक है। तो पानी के साथ वो बह के चला नहीं जाएगा और सॉइल पे ना इंस्टेंटली है ना वो डिजोल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअली जो है टाइम के साथ जो है वो सीप इन करेगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बेनिफिट क्या है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे होगा, इसके लिए जन धन योजना है, आधार है, मोबाइल है, जेम ट्रेनिटी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट होगा फार्मर के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेगा, एम्पावरमेंट करेगा फार्मर को, ये कैश बेनिफिट देता है, फ्लेक्सिबल चॉइस देता है फार्मर को। उसके अलावा रैशनलाइज करेगा ये रिसोर्स के यूज़ को, फर्टिलाइजर और वाटर के यूज़ को रैशनलाइज करेगा, फार्मर को है ना फार्मर को
अपने मार्केट प्राइस जो है वो फुल पे करनी पड़ेगी। यहाँ फार्मर को है ना डायरेक्ट सब्सिडी रिसीव हो जाती है, फार्मर को अपने अकाउंट में सब्सिडी रिसीव हो गई, फिर फार्मर को है ना पूरी पेमेंट खुद से करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, फार्मर कोशिश करेगा कि हम है ना जो चीज़ें हैं उसको रैशनली यूज़ करें। उसके अलावा रिड्यूस करेगा ये लीकेज को, डाइवर्शन को, ठीक है, जैसे यूरिया का डाइवर्शन रिड्यूस होगा। उसके अलावा करप्शन मिनिमाइज करेगा और ये इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है और डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है। चैलेंजेस क्या है, एक्सक्लूजन का एरर है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, कई सारी जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड जो है उसकी सीडिंग नहीं हुई है, कनेक्टिविटी का इश्यूज़ है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, अनप्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है फंड का, जो लीकेज होता है, पिल्फरेज हो रहा है। रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चर सब्सिडी को इंडिया में, ये क्रिटिकल है। फोस्टर करने के लिए एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल ग्रोथ, इनहांस करना है फार्मर की प्रॉस्पेरिटी, और अगर हमें अलाइन करना है जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको ट्रेड स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना है, तो ये जरूरी है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी एंड एमएसपी, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी जो है इंडिया में, ये प्रोटेक्ट करती है प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर दोनों को प्राइस फ्लक्चुएशन से। ये इन्वॉल्व करती है सेट करना है मिनिमम प्राइस, ये मैनेज करना है बफर स्टॉक को, इंटरवेन करना है मार्केट में, ताकि जो एब्रप्ट जो चेंज होता है, वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, वो ना हो सके, और दोनों जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है दोनों जो है सिक्योर फील करें। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे तो ये गारंटीड मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है, जिसपे गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी को परचेज करती है फार्मर से। ये अनाउंस किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इनफैक्ट ये प्राइस एश्योरेंस देता है फार्मर को, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रेस सेल को, मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाता है, इन्फ्लुएंस करता है क्रॉपिंग पैटर्न को। उसके अलावा ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये अफोर्डेबल प्राइस पे कंज्यूमर को फूड ग्रेन्स इंश्योर कराता है, अवेलेबिलिटी हो, बफर स्टॉक को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा जो है स्टेबलाइज करता है प्राइस कंज्यूमर के लिए, ठीक है। ये क्रॉप कवर्ड, इसमें 23 क्रॉप्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। ये इसके ये जो है इसको डिसाइड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन इस पे देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। इसके लिए तीन वो होती है जो एमएसपी डिसाइड होती है, तीन इस पे वो होते हैं। एक तो मेथड होती है ए टू में सभी काइंड कवर करता है सभी कैश और काइंड एक्सपेंस जो इनकर किए गए फार्मर के द्वारा, जैसे सीड पे, फर्टिलाइजर पे, केमिकल पे, हायर्ड लेबर पे, फ्यूल और इरिगेशन पे। ए टू प्लस एफ एल ए टू तो होता है इसमें एक्चुअल जो इम्प्यूटेड जो वैल्यू है, अनपेड फैमिली लेबर, मतलब मेरी फैमिली के मेंबर भी अगर काम कर रहे हैं तो उनको है ना मैंने नहीं गिना था ए टू में। ए टू प्लस एफ एल में मैं इम्प्यूटेड कॉस्ट जो मेरे फैमिली लेबर है उनका भी कॉस्ट इंक्लूड करूंगा, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट आ गया, तो ये आ गया एफ एल। अभी हम इसको यूज़ करते हैं। और जो थर्ड है ये है C2, ये इंक्लूड करता है A2+FL। इसके साथ साथ है ना जो रिवेन्यू हमने गवाया क्योंकि हमारी खुद की लैंड है, अगर वो हम किसी और को रेंट पे देते तो उससे हमको जो इनकम होती है वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसके साथ साथ फिक्स एसेट्स में जो इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है C2, ठीक है। एमएसपी के बेनिफिट क्या क्या है, तो ये इनकम स्टेबिलिटी देता है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव देता है, रिस्क को मिटिगेट करता है, रिड्यूस करता है डेट, कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ये सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग हेल्प करता है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। की चैलेंज क्या है, लिमिटेड प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट का। उसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट करता है, फिजिकल बर्डन देता है गवर्नमेंट के ऊपर, स्टोरेज और वेस्टेज होता है स्टोरेज कम है, स्टोरेज का इशू है, वेस्टेज होता है मार्केट में, ये जो है क्रॉप जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। उसके अलावा WTO कंपेटिबिलिटी, कई सारे कंट्री जो है वो चैलेंज करती है, हमारी जो सब्सिडी है उसको चैलेंज करती है। रीजनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 4 स्टेट जो है रिसीव करते हैं मेजोरिटी ऑफ द बेनिफिट एमएसपी के अंदर, और राइस और वीट जो है वो डोमिनेट करते हैं, प्राइमरी बेनिफिशियरी है एमएसपी के। डिजिटल सॉल्यूशन क्या है, उसके अलावा डिपो दर्पण पोर्टल है, ये डिजिटाइज करता है वेयर हाउसिंग ऑपरेशन को फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा अन्न मित्रा ऐप है, ये मोबाइल ऐप है ग्रेन स्टोर के मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा अन्न सहायता ऐप है, ये असिस्टेंस ऐप है पीओ पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशन के लिए। क्या एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए, एक लीगल गारंटी फॉर एमएसपी जो है वो एक लीगल एंटाइटलमेंट देगा फार्मर को। ये इंश्योर करेगा गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो है हर क्रॉप को जो भी क्रॉप इंक्लूड है एमएसपी के अंदर उसको प्रोक्योर करेगी एट अबव एमएसपी। क्यों फार्मर इसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इसके है ना ये एक फेयर और क्यों फार्मर जो है डिमांड कर रहे हैं एमएसपी को लीगल स्टेटस देने की, क्योंकि करंट एमएसपी जो है वो बेनिफिट करता है ओनली 6% ऑफ द फार्मर को, और लीगल एमएसपी जो है वो इंश्योर करेगा प्राइस कवर करे कॉस्ट को और ऑफर करे प्रॉफिट मार्जिन अलाइन करेगा। ये एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उससे ये अलाइन करेगा अगर हम इसको लीगल स्टेटस देते तो। उसके अलावा ये इकोनॉमिक वायबिलिटी देगा,
और रिड्यूस करेगा फार्मर की डिस्ट्रेस को, ये बूस्ट करेगा उनकी इनकम को, इन्वेस्टमेंट को, उनको सिक्योरिटी देगा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उनकी इनकम को इंक्रीज करेगा, उनको इंकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर में। उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया कि लीगली गारंटीड एमएसपी जो है वो बेनिफिट करेगी, और उसके बेनिफिट जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द चैलेंज। इश्यूज क्या क्या है? पहला तो फिजिकल बर्डन आएगा, गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर फिजिकल बर्डन आएगा। अभी जो है एस्टिमेटेड रेंज माना जाता है कि 2 लाख करोड़ के ऊपर खर्चा चला जाएगा गवर्नमेंट का। उसके अलावा मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा, ओवर प्रोडक्शन होगा किसी कुछ क्रॉप्स का, और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि उसको परचेस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक का इशू है। उसके अलावा इम्प्लीमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स है, इम्प्लीमेंट को करना कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा WTO कंसर्न है, WTO कंसर्न है। उसके अलावा लिमिटेड क्रॉप कवरेज है, एमएसपी है ना ओनली 23 क्रॉप को कवर करता है, जो अकाउंट करते हैं 30% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट। ये 23 क्रॉप जो एमएसपी के अंदर इंक्लूड है, ये सिर्फ है ना जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसका 30% ही है, ठीक है। तो अदर क्रॉप को लोग फिर साइडलाइन कर देंगे। तो प्रपोज सॉल्यूशन क्या है? 3 प्रोजेक्ट मैकेनिज्म। एक तो एक्सपैंड करना है, प्रोक्योरमेंट को एक्सपांड करना है। इसमें मिलेट, पल्स ऑयल सीड जो है फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन होना चाहिए, एमएसपी जो है एज अ फ्लोर होना चाहिए इन एपीएमसी एक्शन, और स्ट्रेंथन करना चाहिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, एश्योर करना चाहिए डेफिसिट पेमेंट, कंपनसेट करे फार्मर को अगर मार्केट प्राइस जो है फॉल कर जाती है बिलो एमएसपी। उसके अलावा लीगल अमेंडमेंट होना चाहिए, अमेंड करना चाहिए स्टेट एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इंश्योर करने के लिए एमएसपी को। उसके अलावा स्ट्रेंथन करना चाहिए लिंकेज को, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एमएसपी को विद क्रॉप प्लानिंग, मार्केट इंटेलिजेंस एंड रोबस्ट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए पीएम किसान की पेमेंट 6,000 से 12,000 होनी चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए बेनिफिट टेनेंट फार्मर को, फार्म लेबर को, इंप्लीमेंट करना चाहिए लोन वेवर, और स्टैब्लिश करना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर मिनिमम लिविंग वेजेस। WTO इंडियन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो WTO गवर्न करता है ट्रेड रूल, ग्लोबल ट्रेड रूल्स, और ये सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन है इसका इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे, पर्टिकुलरली जो कंसर्न करते हैं सब्सिडी और मार्केट एक्सेस से रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें ये इम्पैक्ट करता है। ये फैसिलिटेट करता है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू हो। ये मीडिएट करता है ट्रेड डिस्प्यूट में, सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को इंटीग्रेट करने में ग्लोबल ट्रेड के साथ। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, ये WTO का एग्रीमेंट है जो एम करता है एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए जो फेयर हो, मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम बेस पे हो, और एनहांस करता है स्टेबिलिटी को, प्रेडिक्टेबिलिटी को इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग नेशन के लिए। ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस प्रोडक्ट हो गया, वाइन, स्पिरिट, टोबैको एंड फाइबर जैसे कॉटन। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर 3 पिलर है इसके, एक तो मार्केट एक्सेस, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कॉम्पिटिशन, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। WTO सब्सिडी कैटेगरी की बात करेंगे तो एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, इसमें आता है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देते हैं। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, पब्लिक स्टॉक टेकिंग हो गया, स्टॉक होल्डिंग हो गया। उसके अलावा नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डिस्टॉर्टिंग सो परमिटेड विदाउट, ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती है। उसके बाद एम्बर बॉक्स, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है जैसे कि एमएसपी। ये नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट देती है जैसे इनपुट सब्सिडी हो गया। उसके अलावा ये सब्सिडी जो होती है ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है और सब्जेक्ट टू रिडक्शन होती है। 5% है, डेवलप कंट्री के लिए 5% की लिमिट है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% की लिमिट है, ठीक है। उसके अलावा ब्लू बॉक्स होती है, ये प्रोडक्शन को लिमिट करती है, पर ये मिनिमल होती है, मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है इसमें, ये परमिटेड होती है विदाउट लिमिट। की कंसर्न जो रेस किए गए हैं यूएसए के द्वारा WTO अगेंस्ट इंडिया, तो पहला है नन टैरिफ बैरियर। यूएस नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं कि इंडिया का सेंट्री और फाइटोसैनिटरी बैरियर जो है टू डेयरी एंड पोल्ट्री इंपोर्ट। फॉर इंस्टेंस इंडिया का रिक्वायरमेंट जो है डेयरी प्रोडक्ट का फ्रॉम एनिमल के, वो फीड नहीं करते हैं स्पेसिफिक एनिमल डिराइव्ड फीड को, और हेजिटेट करते हैं अप्रूव करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और फीड प्रोडक्ट को। BT ब्रिंजल जो है वो शेल किया गया, वो डिले किया गया, और स्प्लिट वर्डिट आई BT ST मस्टर्ड DM धारा मस्टर्ड, ये क्रिटिसाइज कर किया गया है क्योंकि इसमें लैक ऑफ साइंटिफिक और हेल्थ जस्टिफिकेशन। तो यूएसए हमको अपोज करता है कि हम जो GM क्रॉप है उसको अप्रूवल नहीं देते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं MSP और सब्सिडी कैप है। यूएसए एलिज करता है कि इंडिया के MSP जो है वो मेजर ग्रेन जैसे कि राइस और वीट, वो उससे ओवर प्रोडक्शन होता है, लिमिट करता है इंपोर्ट को, क्रिएट करता है आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। WTO सब्सिडी गैप और MSP कनेक्शन की बात करेंगे, कंटेंशन की बात करेंगे तो WTO की सब्सिडी लिमिट है 10% की कैप है, एग्रीकल्चर आउटपुट की 10% की कैप है। MSP लिंक्ड प्रोक्योरमेंट जो फॉल आता है अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। फार्मर के कंसर्न क्या है? फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया को कहती है कि इंडिया जो है WTO से विड्रॉ करे। ये इंक्लूड करता है डिस्प्रोपोर्शनेट फेवर देता है, ये डेवलप कंट्रीज को डंपिंग होती है सब्सिडाइज इंपोर्ट की। MSP वैल्यू जो है वो पेड टू फार्मर 2.5 लाख करोड़।
पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी एंड द पीस क्लॉज, फूड ग्रेन जो है स्टॉक कर सकते हैं, उसका स्टॉकिंग कर सकते हैं, प्रोक्योर्ड एट एमएसपी क्रिटिकल है ये एन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। डब्ल्यूटीओ की कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे तो स्टॉक होल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डब्ल्यूटीओ कंपेटिबल है क्योंकि ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आते हैं। प्रोक्यूरमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस के अंदर जो है वो फेस करता है कैप्स। पीस क्लॉज की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है इंटरिम प्रोटेक्शन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को जो एक्सीड कर रही है अपनी सब्सिडी कैप जो है 10% की, उसको अगर एक्सीड भी कर रही है तो उनको है ना ये प्रोटेक्शन देता है। इंडिया जो है परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है पीस क्लॉज का और ये अमेंड करना चाहता है टू अमेंड द सब्सिडी कैप फार्मूला एंड इंक्लूड पोस्ट 2013 प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अभी जो है 10% की जो लिमिट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो 1987 का प्रोबेबली जो वो था एक्सपेंडिचर था उसके बेस पे है, पर ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पोस्ट 2013 जो प्रोग्राम है उसके बेस पे होना चाहिए लिमिट। और डिस्पैरिटी तीसरा है डिस्पैरिटीज है फिशरी सब्सिडी में। ग्लोबल डिस्पैरिटी की बात करें तो इंडिया ऑफर करता है $35 पर फिशर एनुअली। यूरोपियन नेशन जो है 76,000 पर फिशर जो है सब्सिडी ऑफर करते हैं। इंडिया जो है इंडिया के एडवोकेसी इंडिया बताता है कि पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब्सिडी का इंडिया में बहुत लो है। और उसके बाद इंडिया बात करता है कॉल फॉर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब्सिडी का और सपोर्ट फॉर 25 ईयर मॉनिटोरियम होना चाहिए ऑन सब्सिडी फॉर डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस टू एड्रेस ओवर फिशिंग। इंडिया का विजन क्या है डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म में? इंडिया का रिलेशन जो है डब्ल्यूटीओ के साथ वो डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करना है अपनी प्रायोरिटीज़ को, पार्टिसिपेट करना है ग्लोबल ट्रेड में, प्रमोट करना चाहिए हमें मल्टीलेटरलिज्म को, एड्रेस करना चाहिए ट्रेड इशूज़ को जैसे डिजिटल ट्रेड हो गया, डेटा गवर्नेंस हो गया, सस्टेनेबिलिटी का इशू हो गया। उसके अलावा स्ट्रेंथ करना चाहिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक रिफॉर्म जो है उसे प्रमोट करना चाहिए और उसे अलाइन करना चाहिए हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ। ठीक है, तो हमें सेफगार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सब्सिडीज़ का। इंडिया जो है प्रोडक्टिवली इम्प्लॉय करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज जैसे कि इंक्रीज करना है इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ऑन एडिबल ऑयल, रिमूव करना है एक्सपोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम राइस एंड ऑनियन और इम्प्लीमेंट करना है एग्रीकल्चर रिफॉर्म जैसे कि ईनेम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके अलावा NMSA, उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये प्रमोट और सभी का एम है इंप्रूव करना है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस को। इंडिया एंगेज करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जहां प्रमोट करने की बात करता है, डाइवर्सिफाई करने की बात करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके हमारा एग्रीकल्चर इंटरेस्ट जो है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे एग्री मार्केटिंग की।